नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और बुलेटिन में बात करेंगे उत्तराखंड की खबरों की। मॉनसून का दौर लगातार भारी तबाही लेकर आ रहा है। बीते 24 घंटे में चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी में बादल फटने की कई घटनाएं हुई हैं, जिसमें 4 लोग लापता हैं और कई मवेशियों की मौत हो गई। राज्य में अब भी कई जगह रेड और ऑरेंज अलर्ट है और इसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिला अधिकारियों को राहत बचाव कार्य तेज करने के निर्देश दिए। इस सीजन में उत्तराखंड में 1100 मिलीमीटर से अधिक बारिश दर्ज की गई है, जो सामान्य से 16% ज्यादा है। वहीं सिर्फ अगस्त में ही 540 मिलीमीटर बारिश हुई, जो 46% अधिक है। प्रातःकाल लगभग 4 बजे मुझे सूचना मिली कि जो रुद्रप्रयाग जनपद का बसौली क्षेत्र है, जखोली के पास, वहाँ पर बादल फटा है। और बादल फटने से जो काफ़ी सारा स्थान जो है भूस्खलन हो गया है, उसमें कुछ जानमाल की क्षति हुई है। इसके अतिरिक्त गुप्तकाशी के पास भी एक गधेरा बन गया है बीच में गाँव के साथ। चमोली जनपद में और टेहरी जनपद में, हमारे बूढ़ा केदार क्षेत्र में, और बागेश्वर जनपद के कपकोट क्षेत्र में भी आज बादल फट रहे हैं। प्रदेश के अन्य स्थानों से भी, पिथौरागढ़ से लेकर उत्तरकाशी तक पूरी आपदा की स्थिति है। लेकिन हमारा प्रयास है, ऐसी आपदा के समय में पूरी सरकार, हम सभी लोग उन आपदा पीड़ितों के साथ हैं। आज हमने समीक्षा की है, हर संभव सभी को सहायता करने के लिए कहा है। राहत बचाव कार्य को तेज़ी से करने का और रिस्पांस टाइम कम से कम हो, उसके लिए सभी जिलाधिकारी, SDRF, NDRF सबको अलर्ट मोड में रखा गया है। सभी टीमें मौके पर पहुंच गई हैं, सहायता और बचाव के कार्य किए जा रहे हैं। केंद्र से कितना? देखिए, वो हमारा सेकेंडरी चीज़ है। राहत सहायता की बात है, हमेशा से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय गृह मंत्री जी ने, जब भी हमने उत्तराखंड राज्य के लिए कुछ भी उनसे कहा है या उनसे हमने अनुरोध किया है, तो उन्होंने हमेशा हमको भरपूर समर्थन दिया है, भरपूर सहायता दी है। इस बार चूँकि क्षति का आकलन होगा, उसका एक प्रोसीजर है, उनकी टीम आएगी भारत सरकार की, वो टीम उसका जो क्षति का आकलन करेगी, उसके बाद रिपोर्ट बनाकर संयुक्त रूप से भेजेगी। और हमें पूरा भरोसा है और उन्होंने हमें पूरा भरोसा दिलाया है कि हर संभव माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी हमको आपदा के समय में पूरी मदद करेंगे। अभी तक जो है उत्तराखंड में 1131 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, जो कि नॉर्मल जो है आज की डेट तक जो है वो 964 mm है। तो 17% प्लस डिपार्चर में चल रहा है। और अगर हम कंपेयर करें हिमाचल प्रदेश और JNK से, तो उनके कंपैरिजन में जो हमारे नॉर्मल है वो ही काफ़ी ज़्यादा है। जैसे मैंने बताया 964 JNK हमारे उत्तराखंड में नॉर्मल है, तो HP का नॉर्मल 598 है और JNK का उससे भी कम है, 442 मिलीमीटर है। हालांकि वो भी डिपार्चर में वहाँ भी प्लस में चल रहा है, लेकिन हमारे यहाँ डिपार्चर ये नॉर्मल क्योंकि ज़्यादा है, तो डिपार्चर 17% डिपार्चर इज क्वाइट गुड इन। अगस्त महीने का अभी तक का जो अभी हमारा नॉर्मल है वो 369 है और 540 मिलीमीटर हो चुकी है, तो प्लस 46% प्लस में चल रहा है, तो ज़्यादा है। और मानसून सीजन अभी जो है जो लास्ट 24 आवर में है, हमारे को काफ़ी वेरी हैवी, बहुत भारी वर्षा जो है वो मिला है चमोली में, रुद्रप्रयाग में, देहरादून में और बागेश्वर जिलों में मिला है, जिसमें 177 मिलीमीटर बारिश जो है हरिपुर और कालसी के आसपास भी रिपोर्ट हुआ है। जहाँ तक ओवरऑल एज ए सीज़न है, अभी तक हमको जो है वेरी हैवी और एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल के जो इवेंट है, लगभग 50-51 इवेंट हो चुके हैं इस मानसून सीजन में। और आपको एक बड़ी जानकारी से रूबरू करा दें, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया है। रुद्रप्रयाग और चमोली जिलों के आपदा प्रभावित इलाकों का स्थलीय निरीक्षण किया बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने। बसु केदार, अगस्त मुनि, चेपड़ो, देवल, थराली क्षेत्रों का जायजा लिया गया और आपदा से जो नुकसान हुआ है उसकी भी जानकारी ली है। महेंद्र भट्ट ने प्रभावितों से भी मुलाकात करते नजर आए। बीते रोज बादल फटने से दोनों जिलों में काफी नुकसान हुआ है और ऐसे में सांसद प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया गया उनकी तरफ से। तो लगातार जो आपदा प्रभावित इलाके हैं
उनका जायजा सत्ता पक्ष के नेताओं द्वारा लिया जा रहा है। और ऐसे में सांसद और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी पहुंचे और यहां पर उन्होंने आपदा प्रभावित इलाकों का न सिर्फ दौरा किया, पीड़ितों से रूबरू हुए और उनकी समस्याओं को भी सुना। इसके अलावा जो नुकसान हुआ है इस आपदा में, उसको लेकर जानकारी भी लेते नजर आए प्रदेश अध्यक्ष। बिहार की चुनावी रैली में राहुल गांधी तेजस्वी यादव के मंच से पीएम मोदी को गाली दी गई, जिसको लेकर जगह जगह एनडीए के नेताओं में रोष है। इस पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कड़ी नाराजगी जताते हुए इसे राजनीति की मर्यादा और भारतीय संस्कृति पर हमला बताया है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। मैं इसकी भर्त्सना करता हूं और ये बिहार और देश की संस्कृति के खिलाफ है। इस प्रकार से दो साहबजादों ने जो परलोक गमनवासी हो चुकी हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मां, जिन्होंने संपूर्ण जीवन भर मैं कहूँगा कि सत्यता से काम किया, सरलता से काम किया, मेहनत से काम किया, अपने बच्चों की परवरिश किस रूप में उन्होंने की पूरा देश जानता है। और उस गरीब माँ का बेटा आज जब देश का प्रधानमंत्री है और वो पूरी देश का नाम दुनिया के अंदर वैश्विक स्तर पर भारत का मान और सम्मान बढ़ाने का काम कर रहा है, तो ऐसे लोग जो चांदी की चम्मच लेकर पैदा हुए हैं उनको पच नहीं पा रहा है और वो अपने संस्कारों को भूल गए हैं, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की माँ को गाली दे रहे हैं। निश्चित रूप से ये गाली इनको बहुत महंगी पड़ने वाली है। चाहे बिहार की जनता लोकतांत्रिक तरीके से इनको सबक सिखाएगी, क्योंकि इन्होंने एक गलत संस्कृति को पैदा कर दिया है। आज जिस प्रकार से गाली गलौज और जिस प्रकार के अपमानजनक शब्दों का ये मंचों से प्रयोग कर रहे हैं, इनके कार्यकर्ता भी आज उसी दिशा में काम कर रहे हैं और उससे देश के अंदर एक गलत परिपाटी पड़ रही है, गलत संस्कृति पड़ रही है। उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर सियासी बयानबाजी हो रही है। धर्मपुर सीट से विधायक विनोद चमोली ने कांग्रेस नेताओं पर तंज कसते हुए उन्हें केकड़े की संज्ञा दी। विधायक ने यह भी कहा कि कांग्रेस के पास धर्मपुर विधानसभा में कोई मजबूत प्रत्याशी नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस में जो भी नेता आगे बढ़ने की कोशिश करता है उसे कांग्रेस ही पीछे खींच लेती है। जो आगे बढ़ेगा उसकी टांग काटेंगे। अभी देखते हैं उसमें आगे कौन आता है। जो आगे बढ़ रहा है, तो अब ऐसे ना कहते हैं कि जब एक डिब्बे में केकड़े रख दिए जाए तो उसको ढक्कन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो बहुत सारे केकड़े वहां तैयार हो गए, तो जो थोड़ा आगे बढ़ता है पीछे वाला उसकी टांग खींच देता है। तो हमें तो वहां कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, वहां अपने आप ही जो है वो केकड़े एक दूसरे को पीछे खींचने में लगे हुए। तो मैं इसलिए कह रहा हूं उसका आनंद लीजिए। मैं समझ धर्मपुर से सबसे मजेदार सीट होने वाली है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर रुद्रप्रयाग के सिरोबगढ़ स्लाइड जोन से राहत दिलाने के लिए आपको ये बता दें कि पपड़ासू खांकरा बाईपास का निर्माण कार्य दोबारा शुरू हो गया है। इसे लेकर पीडब्ल्यूडी सचिव ने बताया कि तकनीकी दिक्कतों का समाधान कर लिया है और अब 3 पुलों का निर्माण तेजी से हो रहा है, जिसके चलते करीब 1 साल से रुका हुआ ये प्रोजेक्ट अब दोबारा पटरी पर है और इसे पूरा होने में लगभग 2 साल का समय लगेगा। बाईपास बनने के बाद से यात्रियों और स्थानीय लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। वो पहले से वैसा बना हुआ है, उससे सड़क पे कोई खतरा नहीं है। ये पहले से बना हुआ है। हमारी टीम जाके और जियोलॉजिस्ट वगैरह ने जाके पूरा टीम ने उसको चेक किया था, तो कोई वो घबराने की बात नहीं है। और अगर आगे कभी कोई ऐसी स्थिति आएगी तो उसको हम लोग हैंडल करने की स्थिति में है। सर, श्रीनगर से जो आगे सिरोबगढ़ है, सिरोबगढ़ से जो रोड बन रहा था अपनी तरफ के लिए, उसकी सिरोबगढ़ को बाईपास करने के लिए एक ऑल्टरनेटिव प्लान किया गया था। उसमें 3 पुल बनाने थे और एक रास्ता बनाना था। उसमें पुल में कुछ टेक्निकल इश्यूज थे, वो रिजॉल्व कर लिया गया है। उस पर काम दोबारा प्रारंभ किया गया है। और तीसरा पुल, उसका अबटमेंट में भी काम चालू कर लिया गया है। तो जब पहला और तीसरा पुल हम लोग रेडी कर देंगे तो दूसरे पुल तक भी हम पहुंच पाएंगे, तो फिर दूसरे पुल का भी काम शुरू करेंगे। उसमें मुझे लगता है अभी 2 साल करीब और लगने की संभावना है, लेकिन जो बीच में काम रुक गया था उसको इमीडिएटली काम दोबारा चालू कर लिया गया है।
केदारनाथ रोपवे परियोजना जल्द शुरू होने जा रही है। आपको ये बता दें कि सोनप्रयाग से केदारनाथ को जोड़ने वाला ये 13 किलोमीटर लंबा केबल वो यात्रा को बेहद आसान बना देगा। जहां पहले दूरी तय करने में 10 से 12 घंटे लगते थे, अब दूरी श्रद्धालु महज 36 मिनट में पूरी कर लेंगे। तो उम्मीद कर सकते हैं कि जो इसका कंप्लीशन का ड्यू टाइम है उससे पहले ही जो है ये कंप्लीट हो जाएगी परियोजना। और जहां तक सुविधा का सवाल है, जिस यात्रा को करने में लगभग एक दिन का पूरा समय लग जाता था, बल्कि सच बात तो यह है कि दूर दराज से आने वाले यात्री 2 दिन में ही इसको पूरा कर पाते थे, 1 दिन जाने का और 1 दिन आने का। वो यात्रा अब लगभग 1 घंटे में कंप्लीट हो जाएगी। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी इससे सुविधा होगी और कितने अधिक से अधिक लोगों को दर्शन कराए जा सकते हैं। और वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे। उत्तराखंड की खबरों का सफर लगातार जारी है। दादू दादू, ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। पर पापा, इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर नेतला और भटवाड़ी डबरानी के पास जमा भारी मलबे को BRO ने हटा दिया है। 5 अगस्त को धराली में आई भीषण बाढ़ से सड़क पर बड़े पैमाने पर पत्थर आ गए थे, मलबा आ गया था और इससे यातायात बंद हो गया था। तो वहीं BRO की टीम ने लगातार प्रयास करते हुए मशीनों की मदद से सफाई की, समतलीकरण का कार्य पूरा किया और अब मार्ग पर यातायात सुचारू कर दिया गया है। इससे यात्रियों और स्थानीय लोगों को राहत मिलेगी। इसे लेकर प्रशासन ने कहा कि स्थिति पर सतर्क निगरानी जारी रहेगी। रुद्रप्रयाग में ताल जामा गांव में बादल फटने से तबाही मच गई। आपदा में कई घर और रास्ते क्षतिग्रस्त हो गए। हालात का जायजा लेने के लिए जिला अधिकारी प्रतीक जैन और पुलिस अधीक्षक अक्षय प्रहलाद कोंडे खुद पहुंचे। इस दौरान अधिकारियों ने पीड़ित परिवारों से बातचीत की और मदद का आश्वासन दिया। लगभग सुबह 5:15 बजे के आसपास हमारे पास सूचना आई थी और तभी हमारी DDRF की, SDRF की और सबसे अग्रिम जो वो थी, वो नियरेस्ट जो पुलिस चौकी है बसुकेदार, वहाँ की टीम पहुँच गई थी मौके पे। इत्तेफाक से कोई घटना, वैसे जो मेजर कैजुअलिटी जो हमें आकलन लगाया जा रहा था, वैसी कोई घटना नहीं हुई और हमारी जो गांव सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुआ है वहाँ कोई भी कैजुअलिटी नहीं है। बाकी जो छिना बगड़ था वहाँ पे इशू आया। दोनों भी जगह से हमने ड्रोन टीमें लगाई थी, उसकी फुटेज वगैरह ले ली है और जो भी नुकसान का आकलन है वो प्रशासन द्वारा किया जा रहा है और अभी स्थिति सामान्य है। रेस्क्यू पॉइंट ऑफ से कोई इशू अब नहीं है। एक ही बात, जब जहाँ 8 लोग, उसमें 4 नेपाली मजदूर और 4 हमारे लोकल लोग हैं, उनके दबे होने की संभावना है और वो लगभग कल शाम तक हम लोग इसको वहाँ पहुँच के रेस्क्यू वर्क शुरू करेंगे। यहाँ लगभग सारे यूनिफॉर्म फोर्स के जो हमारे लोग हैं, उत्तराखंड पुलिस के SDRF है, हमारी NDRF है, DDRF है, सारे ही लोग, हमारा एक यहाँ डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम, आपदा कंट्रोल रूम होता है, वहीं से मेरे द्वारा और जिलाधिकारी महोदय द्वारा ये कंट्रोल। हरिद्वार पुलिस की पहल के तहत कोतवाली रानीपुर में थाना दिवस आयोजित किया गया और इस दौरान ASP खुद मौजूद रहे। फरियादियों की शिकायतें गंभीरता से सुनी। कुल 12 शिकायतें दर्ज हुई, जिनमें से 5 का मौके पर ही समाधान हो गया और इसको लेकर पुलिस मुख्यालय के आदेश के अनुसार अब हर थाने में महीने में 1 बार थाना दिवस मनाया जाएगा। इसी को लेकर ASP ने कहा कि संवेदनशील मामलों को प्राथमिकता से हल करेंगे और शिकायतकर्ताओं को समय पर कार्रवाई की जानकारी दी जाएगी।
कि सबसे पहले तो मैं पुलिस प्रशासन को बहुत इसकी बधाई देता हूँ कि इन्होंने एक नई पहल की है कि हर महीने थाना दिवस के रूप में और लोगों की जन समस्याएं सुनी जाएंगी और उनका निराकरण भी होगा। हमने अपने जो मूल समस्या थी हमारी पथरी पावर हाउस के सामने से जो हैवी ट्रैफिक होकर जाता है उससे सलेमपुर का, क्योंकि वो मुख्य मार्ग है, वो बाधित हो जाता है। कई बार ऐसा रहता है कि वहां से अगर किसी मरीज को जाना पड़ जाए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा और इंटरनली भी बहुत सारी हमारी समस्याएं हैं। तो वैसे विशेष तो हमारी यही थी, बाकी और आश्वासन दिया है साहब ने कि इन सब चीजों का निवारण किया जाएगा। नशे को लेकर भी आप जो एक नई पहल जो है पूरे स्टेट लेवल पे जो है सर्किल का उससे जो चालू हुई है, जो कि हर महीने जो है 1 तारीख चुन करके जो है थाना दिवस मनाया जाएगा, जिसके अंदर जो आमजन की जो भी समस्याएं होती है पुलिस से संबंधित उनको सुना जाएगा। इसमें जो है वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा भी जो है समय समय से प्रतिवाद किया जाना प्रस्तावित है। जैसे कि आज मेरे द्वारा जो है थाना रानीपुर में जो है आज से यहाँ का रानीपुर का जो है थाना दिवस मनाया गया। इसमें जो लोगों की आमजन की जो समस्याएं होती है, जैसे मान लीजिए किसी के साथ कोई धोखाधड़ी की समस्या है या किसी का आपस में किसी से विवाद चल रहा है या किसी का कुछ चीज चोरी हो गई थी, जिसकी समस्या सही टाइम पे नहीं सुनी गई है, वो सभी लोग यहाँ पे आए और जो भी उचित वैधानिक कार्रवाई जो इसमें हो सकती है उसके निर्देशक थाना अधिकारी को दिए गए। लेकिन जैसे कि अभी जो हालांकि में जो हम अगर क्राइम ऑब्जर्व करें तो जैसे कि डिजिटल अरेस्ट संबंधी क्राइम हुआ या फिर जैसे हम देखते हैं कि कुछ घटनाएं जैसे कि एक लूट की घटना जो है शिवाजी नगर में हुई थी, तो उसी संबंध में जो है कुछ हमारी अपेक्षाएं थी जो जनमानस से रहती है कि उनको सेंसिटाइज कर पाए हम, जो डिजिटल अरेस्ट संबंधी भी जो चीजें हैं उनसे हम उनको सेंसिटाइज कर पाए, वो सब चीजों में नहीं पड़े और प्रॉपर जो प्रोटेक्शन है और जो हम प्रिवेंटिव स्टेप इसमें ले रहे हैं उसमें पब्लिक का भी हम एंगेजमेंट जो है वो बढ़ा पाए, तो उस संबंधी तो हमारी जी हाँ, एक नशे को लेकर भी जो है लोगों द्वारा पॉइंट रखा गया, उसमें जो है हमारे द्वारा जो एएनटीएफ के साथ मिलकर जो है अभी समय में आगे आने वाले समय में अच्छी कार्रवाई की जाएगी। कुछ लोग जो है वाहन भी जो है गलत रूट ले जा रही है, एक जो एक कुछ लोगों के द्वारा जो सुमन नगर की तरफ हैवी ट्रैफिक चला जाता है उसके लेके आपत्ति प्रकट की गई है, तो उसमें जो है हम ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से बात करके और वो जो सही रास्ता उससे जाए और जो अंदर वाला ये रास्ता वो ना यूज करे, उसमें हम बात करेंगे। साथ में जो सड़क की रिपेयर का वर्क है वो भी हम तो प्रशासन के साथ मिलकर उसमें जो भी कार्रवाई की जा सकती है उससे करने की कोशिश करेंगे। हरिद्वार दौरे पर पहुंचे एनजीटी के विशेषज्ञ सदस्य डॉक्टर अफरोज अहमद ने राज्य अतिथि गृह में जिला पर्यावरण प्रबंधन योजना की समीक्षा बैठक की और बैठक में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, प्लास्टिक उन्मूलन, सीवरेज ट्रीटमेंट, औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले कचरे और अवैध खनन नियंत्रण पर चर्चा की। डॉक्टर अहमद ने अधिकारियों से कहा कि हरिद्वार धर्म नगरी है और कुंभ, कांवड़ मेला जैसे बड़े धार्मिक यहाँ आयोजन होते हैं, इसलिए मां गंगा की स्वच्छता और संरक्षण के लिए विशेष प्रबंधन जरूरी है। मसूरी नगर पालिका परिषद सभागार में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया, जहां जिला और तहसील विधिक सेवा प्राधिकरण के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस शिविर में आम जन को उनकी कानूनी अधिकारों, निःशुल्क विधिक सहायता और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य हर नागरिक तक कानून की जानकारी देना है। देखिए, ये सब जो शिविर हम आयोजित करते हैं बेसिकली क्योंकि तहसील विधिक सेवा समिति तहसील स्तर पर, जिसका मैं यहाँ पर अध्यक्ष हूँ, और जो ऑनरेबल नालसा की जो स्कीम्स होती हैं उन स्कीम्स के बारे में पब्लिक के बीच में जाके और जो गवर्नमेंट के जो इस्टेब्लिशमेंट होते हैं उनमें जाके एक लीगल अवेयरनेस कैंप जो ऑर्गेनाइज करते हैं, उसमें उन स्कीम्स के बारे में और जनरली आम पब्लिक को लीगली उनके राइट्स के बारे में, उनके ड्यूटीज़ के बारे में अवेयर करते हैं और साथ साथ में इनकरेज करते हैं। ये एक तरीके से आप कहिए कि ये एग्जीक्यूटिव के बीच में और पब्लिक के बीच में एक ब्रिज का काम करते हैं, ताकि लोगों को उनके राइट्स के बारे में जागरूक किया जा सके, उनको अवेयर किया जा सके। ये ऐसा है कि निःशुल्क विधिक सहायता ये एक तरीके का उन सभी लोगों का अधिकार है जिनकी इनकम जो है वो सालाना 3 लाख रुपए से कम है। तो अगर किसी भी व्यक्ति की अगर कीमत अगर इनकम अगर साल के 3 लाख रुपए से कम है, तो अगर कल को किसी भी तरीके का केस या केस में वो अपना अगर पक्ष रखना चाहता है मुकदमे में, तो उसको निःशुल्क विधिक सहायता दी जाएगी। उसके लिए उसको एप्लीकेशन मूव करना पड़ता है ऑनरेबल DLSA में, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में,
और वहाँ पर अगर वो उस चीज़ के लिए अगर एलिजिबल अगर पाया जाता है तो वो उसके एप्लीकेशन अलाउ होकर उसको फ्री लीगल एड मिलेगा, उसको निःशुल्क जो है वो अधिवक्ता। देहरादून के डीएम सविन बंसल लगातार जनता से संवाद कर समस्याओं को सुन रहे हैं। उनका कहना है कि जनता से सीधा जुड़ाव प्रशासन की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इससे न केवल समस्याओं का समयबद्ध निस्तारण होता है, बल्कि जनता का विश्वास भी मजबूत होता है। देखिए, जो पब्लिक कनेक्ट है वही एडमिनिस्ट्रेशन का मेन, और जो फीडबैक सजेशंस मिलती हैं, उनकी ग्रीवेंसेस प्रकाश में आती हैं, तो एक जो ट्रस्ट है गवर्नेंस के ऊपर पब्लिक का, वो उससे स्ट्रेंथन होता है। और यही एक माध्यम है जिससे हमारी जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं सोशल डोमेन्स में या फिर कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स, उनके जो रिटर्न हैं वो मैक्सिमाइज हो सकते हैं। चाहे हमारा जनता दर्शन है या फील्ड विजिट्स हैं, बहुउद्देशीय शिविर हैं, उनका उद्देश्य यही है कि ग्राउंड लेवल पे जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं आमजन को उनका त्वरित समाधान किया जाए, और जहाँ पर कुछ स्थल विजिट की या रिपोर्ट्स की आवश्यकता है उनको भी समयबद्ध करते हुए त्वरित निस्तारण किया जाए। इससे जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं जिनके लेवल पे अगर कोई डिलेज भी होते हैं तो वो भी मिनिमाइज होते हैं और उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स, तो इसी तरह से आगे चलता रहेगा। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।